आइए इन वैश्विक सरकारों के पतन में चलते हैं जो अंतर्निहित आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हो रहा है। खैर, मेरा मतलब है ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को एकजुट करता है जैसे कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो काम नहीं कर रही हो। और इसलिए हम एक जगह के बाद एक जगह फिर एक और जगह देख रहे हैं। मेरा मतलब है ये इस साल की शुरुआत में फ्रांस से शुरू हुआ। जर्मनी की सरकारें गिर गईं, कनाडा भी गिरने वाला है। जापान, जापान की सत्तारूढ़ गठबंधन टूट गया। वही बात। जब वे कहते हैं कि पतन, तो उनका मतलब विशेष रूप से क्या है? खैर, मेरा मतलब है एक संसदीय प्रणाली में इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार जो आमतौर पर एक गठबंधन से बनी होती है, अब इसके साथ सहमत नहीं है। इसलिए वे वर्तमान प्रधानमंत्री और प्रशासन को बनाए नहीं रख सकते। तो सरकार का पतन होता है, जिसका मतलब है कि प्रशासन एक देख-रेख करने वाली सरकार में चला जाता है। और देख-रेख करने वाला बस एक नौकरशाह या तकनीकी विशेषज्ञ होता है जो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सब कुछ का ध्यान रखता है। जब तक अगली सरकार का चुनाव नहीं हो जाता और वह निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। समझ गया, समझ गया। तो मेरा मतलब है ये बस आप जानते हैं एक जगह के बाद एक जगह है। मामला ये है, ये पक्षपाती नहीं है जॉर्ज। आप जानते हैं ये पक्षपाती नहीं है। यह एक पक्ष या दूसरे का मामला नहीं है क्योंकि आपने देखा है कि तथाकथित रूढ़िवादी सरकारें गिरती हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहाँ की रूढ़िवादी सरकार 1 दशक से अधिक समय तक सत्ता में थी। उन्हें कार्यालय से बाहर फेंक दिया गया। और फिर आप विपरीत पक्ष पर जाते हैं जहां कुछ वामपंथी सरकारें या वामपंथी सरकारें भी बाहर फेंकी गई हैं। लोग बस नाराज हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है जैसी उन्होंने सोची थी। सबने कहा आप जानते हैं हम ठीक हो गए। यह लाल गर्म था। कुछ साल पहले दुनिया भर में सब कुछ बहुत अच्छा था। जो वास्तव में हुआ वह यह था कि सभी पीछे रह गए या वास्तव में खरीदने की शक्ति खो दी और कीमतें बढ़ गईं। और कुछ समय के लिए ज्यादातर लोग, मेरा मतलब है लोग वास्तव में धैर्यवान हैं। वे ये कहने के लिए तैयार थे, ठीक है, मुझे उपभोक्ता कीमतों ने बुरी तरह प्रभावित किया, मैंने बहुत सारी शक्ति खो दी, मैं गरीब हो गया, लेकिन आप मुझे बार बार बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और मैं किसी तरह इसे वापस पा लूंगा। और फिर जैसे-जैसे 2024 में अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती गई, जब ये ठीक होने वाला था, लोगों को एहसास हुआ, ओह बकवास! मैं गरीब हो गया और मैं कभी इसे वापस नहीं पा सकूँगा। और निश्चित रूप से वे नाराज़ हो गए और जैसे-जैसे लोग बढ़ते गए, वे और भी अधिक नाराज़ होते गए। आप जानते हैं सभी वर्तमान लोग और सत्ता में बैठे लोग उन्हें बार-बार कहते रहे कि चुप रहो, सब कुछ बस ठीक है। मैं आपकी शिकायतें नहीं सुनना चाहता। आप सब बस शिकायत करने वाले हैं। और यही वास्तव में इन सभी लोगों का अंत कर दिया कि वे सुनने को तैयार नहीं थे। वे उन शिकायतों को सुनने को तैयार नहीं थे जो हमें मिली। सामान्य लोग और आम लोग कह रहे थे देखो ये अच्छा नहीं है। और हमारे चारों ओर हर एक वर्तमान व्यक्ति कहता है तुम्हारी परवाह नहीं, चुप रहो, सब कुछ ठीक है। मैंने एक शानदार काम किया है। यही वास्तव में, मुझे लगता है वास्तव में चिंगारी को भड़काने वाला था। जैसे लोग ठीक हैं, मैं बस यहाँ बैठकर इसे नहीं सहूंगा और आप मुझे बताते हैं कि सब कुछ ठीक है जब मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। आपके पास वह महिला है, वित्त मंत्री, जो इस्तीफा दे रही है, जो मूल रूप से कह रही है कि ट्रूडो की नीतियां पूरी तरह से गलत हैं। और उसने लगभग कहा कि वे बचकाने हैं। उसने कहा ये कोई गंभीर बात नहीं है। उसने इस्तीफा दिया क्योंकि आप जानते हैं, चूहों ने डूबते जहाज को छोड़ना शुरू कर दिया है। मतलब हर कोई जानता है कि ट्रूडो सरकार लोकप्रिय नहीं है। जब भी उनके पास चुनाव होगा, वे वैसे भी बुरी तरह हारने वाले हैं। हाँ, तो ये एक तरह का बहाना है, जैसे ठीक है, मुझे यहां से भागना है। क्योंकि आप जानते हैं, जब तक सब कुछ ठीक है, तब तक बाहर निकल जाओ। और वास्तव में यह अस्वीकृति वापस जाती है। मतलब देखो, बिल क्लिंटन ने बहुत सी चीजों से बच निकलने में सफलता पाई क्योंकि वह, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता था, है ना? तुम अगर राजनेता हो, क्या होता आप जानते हैं क्या? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें वास्तव में अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो बिल्कुल विशाल थी। और हमने, आप जानते हैं, हम प्रयोग किए, हमने बहुत सी चीजें की। हमें सच में नहीं पता था कि हम क्या कर रहे थे। और आप जानते हैं क्या? इसमें वास्तव में कुछ नकारात्मक पहलू थे। हमें पता है कि हर किसी का समय अच्छा नहीं था। ये वास्तव में एक शानदार अर्थव्यवस्था नहीं थी। ये हमारे लिए सबसे अच्छा था जो हम कर सकते थे। अब हम इसे ठीक करने की कोशिश करने जा रहे हैं। अगर किसी ने ऐसा कहा होता तो उनके चुनावों में जीवित रहने का बेहतर मौका होता, लेकिन नहीं। सही है। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं, आपका विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी उसी स्थिति में है और उसके पास भी वही आर्थिक समस्याएं हैं। बस एक छोटी सी देरी है। आपको जो जवाब मिलेगा वह यह होगा, जेफ, आपको नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बस आर्थिक डेटा पर नजर डालें। यह सच है कि चीन मूल रूप से एक वैश्विक वित्तीय संकट जीएफसी से गुजर रहा है। यह सच है कि सभी ये सरकारें गिर रही हैं। हम आपको यह तथ्य मानने के लिए तैयार हैं कि यह इन अंतर्निहित आर्थिक समस्याओं के कारण है। लेकिन यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे पास 3% जीडीपी वृद्धि है। हमारे पास बेरोजगारी की दर है। हालांकि यह बढ़ रहा है, फिर भी यह ऐतिहासिक निम्न स्तर पर है, चलो ऐसा कहते हैं। हमारे पास ये नया सकारात्मक माहौल, क्योंकि हमारे पास ट्रंप प्रशासन है। हमारे पास डोज है। आज फेडरल रिजर्व बाहर आ रहा है। जेरोम पॉवेल, हाँ, उन्होंने 25 आधार अंक कम किए,
लेकिन देखिए वो क्या कह रहा था। वो कह रहा है कि वास्तव में ये 50-50 था कि वे कट करेंगे या नहीं। और अब वह कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है कि वे केवल 2025 में 50 आधार अंक कम करेंगे और फिर 2026 में, तो अगले 2 वर्षों में वे केवल कट करेंगे एक और 100 आधार अंकों से 1%। मेरा मतलब है, अगर ये अमेरिका में विश्वास नहीं है, अर्थव्यवस्था, मुझे नहीं पता क्या है। तो मैं जानता हूं कि आप हमेशा वैश्विक समन्वित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, लेकिन शायद इस बार ये अलग है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 3 या 4% की दर से बढ़ता रह सकता है, जबकि उनके सभी अन्य व्यापारिक साझेदार और सभी अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं गिर रही हैं। फेड ने वास्तव में नहीं कहा कि वे अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि वे उपभोक्ता कीमतों और महंगाई में विश्वास नहीं रखते। वे जानते हैं कि अमेरिका अर्थव्यवस्था जीडीपी के बावजूद हमारे पास यहाँ भी एक रोजगार समस्या है। यह वास्तव में बढ़ने लगा है, खासकर जब आप ये समझते हैं कि बहुत से लोग सैकड़ों हजारों श्रमिक श्रम बल से बाहर हो गए हैं। तो जबकि आधिकारिक बेरोजगारी दर 4.2 हो सकती है प्रतिशत, जो कि जैसा कि वे बताएंगे ऐतिहासिक रूप से कम है। अगर आप श्रम बल से बाहर होने वालों को ध्यान में रखते हैं तो यह पहले से ही लगभग 5% है। और मुझे लगता है कि समस्या का एक हिस्सा यह है कि लोग श्रम बल से बाहर हो रहे हैं क्योंकि कोई भी भर्ती नहीं कर रहा है। और कोई भी भर्ती नहीं करना वास्तव में मंदी की प्रक्रिया है। यह छंटनी नहीं है, छंटनी अंत में होती है। ये मायने नहीं रखता कि आप इतिहास में कहां देखते हैं। जब व्यवसाय लोगों को भर्ती करना बंद कर देते हैं और ये बेरोजगारी के ढेर की ओर ले जाता है, चाहे वह आधिकारिक हो या नहीं। जब हम कहते हैं कि आपको श्रम बल से बाहर होने वालों के लिए समायोजन करना होगा, तो हम वास्तव में यह कह रहे हैं कि लोग काम की तलाश करना बंद कर देते हैं क्योंकि कोई भी भर्ती नहीं कर रहा है। और अगर बीएलएस आपको कॉल करके पूछता है, क्या आप इस महीने काम की तलाश कर रहे हैं? और आप कहते हैं, नहीं, कोई भी भर्ती नहीं कर रहा है। आप आधिकारिक श्रम बल से बाहर हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि आपको बेरोजगारी दर में नहीं गिना जाता। और ये कुछ ऐसा है जो आप हर मंदी के चक्र में देखते हैं। संकेत यह है कि बेरोजगारी बढ़ने लगती है और श्रम बल में भागीदारी आमतौर पर स्थिर रहती है, वास्तव में कम नहीं होती। ये 2008 के बाद का एक घटना है। लेकिन भागीदारी दर गिरने लगती है क्योंकि जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी भर्ती नहीं कर रहा है। और यही वह सामान्य विशेषता है जो हम दुनिया भर के श्रम बाजारों में देखते हैं। और यही बात फेडरल रिजर्व ने संकेत दी। फेड कहता है कि हम देख रहे हैं कि श्रम बाजार वास्तव में कमजोर हो रहा है। हम सोचते हैं कि यह अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन हम वास्तव में सुनिश्चित नहीं हैं। लेकिन अब हम जिस चीज के बारे में अधिक चिंतित हैं, क्योंकि फेड का मुद्रास्फीति के प्रति एक संस्थागत पूर्वाग्रह है, वह यह है कि उपभोक्ता मूल्य में कमी सीधे तरीके से नहीं होती और यह बहुत असंगत है प्रक्रिया। हम एक उन्नति पर हैं। तो फेड के बिंदु नवीनतम सीपीआई के अनुसार समायोजित होते हैं। फेड के अनुसार चलना इस स्थिति से गुजरने का अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि सोचिए कि हम पिछले साल यहां कैसे पहुंचे। एक साल पीछे जाओ, ठीक है, एक साल और एक महीने पहले, एक साल और 2 महीने पहले फेड बात कर रहा था, हम शायद 2024 में कोई भी दर में कटौती नहीं करने जा रहे हैं। हमें एक, शायद दो, ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं। और फिर क्या हुआ? सीपीआई गिरने लगा और उन्होंने कहा, ओह, हम दरें घटाना शुरू करने जा रहे हैं, हम दरें घटाने में सक्षम होंगे। और फिर इस साल की शुरुआत में क्या हुआ? सीपीआई फिर से बढ़ने लगा और उन्होंने क्या कहा? शायद 2024 में 1 या 2 दर कटौती हो सकती है। हमें शायद दर वृद्धि के बारे में बात करना शुरू करना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ? श्रम बाजार कमजोर हो गया। हमारे पास अधिक अव्यवस्थित सीपीआई थे जो असंगत प्रक्रिया के माध्यम से जा रहे थे। और फेड ने क्या किया? डॉट्स नीचे आ गए। फेड ने 50 किया और सब कुछ अंतिम सीपीआई रिपोर्ट के अनुसार समायोजित हो गया। हम अब कहां हैं? और हम उसी प्रक्रिया में हैं जहां डॉट्स पिछले कुछ सीपीआई को देख रहे हैं जो फिर से बढ़ने लगे हैं। और वे कह रहे हैं, ओह, हम अब वास्तव में अव्यवस्थितता में विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें वास्तव में यह समझ नहीं आ रहा है कि अव्यवस्थितता कहां से आ रही है। हम बस अपने हाथ में मौजूद अंतिम डेटा पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो फेड वास्तव में एक विश्वसनीय स्रोत नहीं है, वे बस हाल के डेटा पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है, बड़ा मुद्दा अलगाव है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक द्वीप है जो इसे बचाएगी। अर्थव्यवस्था एक ऐसा द्वीप है जिसमें सभी अद्भुत ताकतें हैं जो इसे कमजोरियों से बचाएंगी और इसे सुरक्षित रखेंगी। ये दुनिया के बाकी हिस्सों में हो रहा है। और मुझे एक उदाहरण दिखाओ जहां ऐसा पहले हुआ है एक वैश्विक समन्वित प्रणाली में। मेरा मतलब है, व्यापार निश्चित रूप से इसका एक बड़ा हिस्सा है। हालांकि अमेरिका के लिए यह कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका में व्यापार सीमाओं पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थव्यवस्था या अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा, जैसे कि यह दुनिया के अन्य स्थानों पर है। तो आप उदाहरण के लिए जर्मनी और जापान को देखते हैं, वे व्यापार प्रवाह से बहुत प्रभावित होते हैं। तो यह पूरी तरह से समझ में आता है कि वे क्यों इतनी वैश्विक समन्वय में होंगे। मुझे
लगता है कि यह जॉर्ज इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्थाएं राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती हैं। आपके पास बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो वैश्विक परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करती हैं, न कि विशेष रूप से अमेरिका की हालात। तो अगर आपके पास एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया के अन्य हिस्सों में कमजोरी देख रही है और वे कहते हैं शिट, हमें अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू करनी होगी। ये मायने नहीं रखता कि वे खर्चों में कटौती कहां करते हैं। वे यूरोप में अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं, वे ताइवान में अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं, वे अमेरिका में अपने खर्चों में कटौती कर सकते हैं। और चूंकि अमेरिका में श्रम आमतौर पर दुनिया के अन्य स्थानों की तुलना में अधिक महंगा होता है, आप सोचते हैं खैर जब तक मुझे वास्तव में एक अमेरिकी श्रमिक की जरूरत नहीं है। कुछ अमेरिकी श्रमिकों को निकालना भी ठीक है, भले ही कमजोरी विशेष रूप से अमेरिका में ना हो। और यह एक बहुत बड़ा सरलीकरण है, लेकिन यही वह यांत्रिक लिंक है जहां आपके पास एक अत्यधिक आपस में जुड़े हुए प्रणाली है, जहां ऐसी चीजें हैं जिन पर आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे कारक जो आप शायद नहीं सोचेंगे कि वे अमेरिका में घरेलू स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं, वास्तव में वास्तविक प्रभाव डालते हैं। उच्च स्तर पर सूचित निर्णय लेना, हाँ, और शायद जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है पैसे की आपसी जुड़ाव। कि आप जो बात कर रहे हैं वह जोखिम के बढ़ने के बारे में है, तो यह प्रतिकृति पक्षी जोखिम, वित्तीय प्रणाली में महसूस किया गया जोखिम, यूरो डॉलर प्रणाली में, इन बैंकों के माध्यम से मौद्रिक प्रणाली में है। वे इन वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं को देख रहे हैं और वे कह रहे हैं वाह, वे वही चीजें देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं। और वे कह रहे हैं जोखिम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और अगर जोखिम बढ़ रहा है तो डॉलर का संचलन कम होने वाला है। नेट बैलेंस पर जो क्रेडिट बनाया जा रहा है उसकी मात्रा घट रही है, इसलिए मुद्रा की आपूर्ति घट रही है। और फिर आपके पास ये सभी यूरो डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं जो अपनी बेल्ट कस रहे हैं, वे अपने जोखिम को कम कर रहे हैं, इसलिए वे ट्रेजरी खरीद रहे हैं। लेकिन वे कई तरीकों से अमेरिका के घरेलू बैंकों से जुड़े हुए हैं। तो फिर आपके पास है वास्तविक तरलता, न कि फेड की तरलता, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में वास्तविक तरलता लगातार तंग होती जा रही है। तो आपके पास यह आर्थिक स्थिति नीचे से ऊपर की ओर बिगड़ रही है, लेकिन फिर आपके पास तरलता भी ऊपर से नीचे की ओर बिगड़ रही है। और मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि अमेरिका अंत में पीछे रह जाता है। वैश्विक समन्वित चक्र इस कारण है क्योंकि प्रारंभिक चरण में जब जोखिम से बचने की भावना आती है, आपको क्या पसंद है? आपने कहा जॉर्ज, आप ट्रेजरी में जाते हैं, आप कुछ सुरक्षित अमेरिकी में जाते हैं, डॉलर में मूल्यांकित संपत्ति। सही है। तो जबकि दुनिया के अन्य हिस्से तरलता और डॉलर के फंडिंग की कमी का सामना कर रहे हैं, आप अमेरिका में शुरू में वही स्थिति नहीं देखते। फंडिंग की शर्त। अगर आप वास्तव में आपसी संबंध के बारे में सोचते हैं तो यह सिर्फ अमेरिका नहीं है। जो बैलेंस शीट्स अमेरिकी द्वारा प्रभावित होती है, संपत्तियां, ये भी जापानी बैंकों की बैलेंस शीट्स हैं। सही है, तो उन्हें जोखिम के दायरे से बाहर जाना पड़ा क्योंकि उनके डॉलर फंडिंग की लागत बढ़ जाती है, तो उन्हें इसमें जाना पड़ा। क्या है जिसमें वे वास्तव में गहराई वहीं से गए जो कॉरपोरेट स्प्रेड को संकुचित करता है। और इसलिए हर कोई सोचता है कि कोई जोखिम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वही बैंक हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे जोखिम के दायरे से बाहर जाएं ताकि उस स्प्रेड को पकड़ सकें। तो वे हर महीने P&L नहीं खो रहे हैं, लेकिन इससे चलिए कहते हैं इन सभी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट्स में भी असर पड़ता है। इसलिए अगर आपके पास चलिए कहते हैं S&P 500 में गिरावट है, तो वह वाणिज्यिक रियल एस्टेट में चला जाता है। ये क्लोज पे असर डालता है और फिर ये अमेरिका के बाहर सभी अन्य बैंकों की बैलेंस शीट्स में एक बड़ा छिद्र पैदा कर देता है जो उनके सामने आ रही नकारात्मक समस्याओं को और बढ़ा देता है। शुरुआत करने हाँ, आप वास्तव में जो बता रहे हैं वह एक असंगत गैर रेखीय प्रक्रिया है ना? ये एक आगे पीछे की प्रक्रिया है। ये हमेशा मुश्किल होता है। ये अस्पष्ट है। ये कहना मुश्किल है कि ये क्या हो रहा है। और क्योंकि यह एक बड़ा जटिल सिस्टम है, ये एक साथ, एक ही जगह, एक ही समय पर, एक ही डिग्री में नहीं होता। और अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यह कितना जटिल है, तो आप जानते हैं फेडरल रिजर्व के पास कोई मौका नहीं है। तो जेफ, चलो बात करते हैं, चलो वापस आते हैं वैश्विक सरकारों के गिरने के बारे में, क्योंकि अमेरिका डॉलर, हमने अभी ये चार्ट निकाला पिछले कुछ महीनों में, यह काफी बड़ा है, 100 से बढ़कर 107 तक गया। लेकिन आज पिछले 2 घंटों में हम 107 गए और अब हम 108 के ऊपर हैं। तो ये वैश्विक सरकारों के गिरने की समस्या को कैसे बढ़ाता है? खैर, मेरा मतलब है
ये उन अर्थव्यवस्थाओं पर और अधिक दबाव डालता है जो पहले से ही इसका अनुभव कर रही हैं। और ये असामंजस्य का सबसे स्पष्ट लक्षणों में से एक है ना? अगर आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति हैं जो फ्रांस में या यहाँ तक कि कनाडा में बैठे हैं और आप देखते हैं, आप जानते हैं, चीजें वास्तव में ठीक नहीं चल रही हैं और आप देखते हैं कि कनाडाई मुद्रा अमेरिका के खिलाफ गिर रही है, डॉलर, ये उन चीजों में से एक है जहां आप कहते हैं कि ये सब कुछ के ऊपर बस इसमें और जोड़ता है। भले ही लोग ये नहीं समझते कि मुद्रा क्यों ऊपर या नीचे जा रही है और फिर से छोटे समय के आधार पर ये उतना ही है जितना कि सट्टेबाज ब्याज दरों पर दांव लगा रहे हैं या यहां तक कि पोर्टफोलियो प्रवाह पर बाकी सब चीजों की तुलना में। लेकिन वहां एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति है जो महत्वपूर्ण है और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं सिस्टम के कुछ हिस्सों में मुद्रा संकट विकसित हो रहे हैं। ब्राजील शायद अगली समस्या के लिए ग्राउंड जीरो हो सकता है। ब्राजील पूरी तरह से गड़बड़ में है और ब्राजील का केंद्रीय बैंक है, शुक्रवार से मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है। बस सब कुछ को अपेक्षाकृत व्यवस्थित रखने की कोशिश कर रहा हूं और इतना अच्छा नहीं चल रहा है। एंड ब्राजील अद्वितीय नहीं है, भारत भी यही कर रहा है। भारत लगभग 70-80 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी में है, गैर डिलीवरेबल फॉरेज में डॉलर, जिस पर मुझे अभी भी हंसना है क्योंकि यह मुद्रा पर नियंत्रण पाने का सबसे बेवकूफाना तरीका है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक या दूसरा, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम देख रहे हैं कि ये समस्या वाले स्थान मानचित्र पर विकसित और गहरे होते जा रहे हैं और ये ऐसा है, ठीक है, ये कुछ है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और जबकि ये समझ में आता है कि ये अमेरिका से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, फेडरल रिजर्व से इसका कोई संबंध नहीं है। या आप जानते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप एक ढेर सारे व्यवसाय हितैषी नीतियों के साथ आ रहे हैं जो शायद व्यवसाय हितैषी हो सकती हैं और ये सकारात्मक भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक ये लागू होते हैं तब तक कई महीने बीत चुके होंगे ये मानते हुए कि ये प्रभावी हो सकते हैं। शुरुआत में इन सभी समस्या वाले स्थानों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जिसमें दुनिया भर में सरकारों का पतन भी शामिल है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है चाहे हम इसे समझें या नहीं, ये छोटी अवधि में। ये नागरिकों के लिए अहम है। नागरिक, ये अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह की अस्थिरता वास्तव में अच्छी बात नहीं है।